नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? ऑप्शन है मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के या वर्धन वंश के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त वंश के। दोस्तों, अजंता में पहला बौद्ध गुफा स्मारक दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। गुप्त काल के दौरान कई और समृद्ध रूप से सजाई गई गुफाओं को मूल समूह में जोड़ा गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन, समुद्र व सड़कों द्वारा व्यापार, व्यापारिक नियमों की स्थापना या शिल्पियों की श्रेणियों की स्थापना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। दोस्तों, गुप्तकालीन भारत में आर्थिक क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई। गुप्तों के विशाल साम्राज्य में शांति इस व्यवस्था व्याप्त थी। अतः कृषि, उद्योग धंधे एवं व्यापार व्यवसाय का प्रभुत्व विकास हुआ। देश धन्य धान्य से परिपूर्ण था और लोग सुखी संपन्न भी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है नागभट्ट ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या मिहिर भोज ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नागभट्ट ने। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश या प्रतिहार वंश महाकाव्य के दौरान मध्य उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में राज करने वाला राजवंश था, जिसकी स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत ने 725 ईस्वी में की थी। इस राजवंश के लोग स्वयं को राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? ऑप्शन है कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या वर्धमान युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त युग। दोस्तों, गुप्त युग में आर्यभट्ट और प्राचीन भारत के अन्य गणितज्ञों ने सबसे पहले संख्याओं की दशमलव प्रणाली और संख्याओं को लिखने की स्थानीयमान प्रणाली को अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है अयोध्या, नासिक, नालंदा या उज्जैन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नालंदा। दोस्तों, नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ सुदूर देशों से छात्र अध्ययन के लिए भारत आते थे। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष का युग था। ऑप्शन है राजपूत युग, मौर्य युग, गुप्त युग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्त युग। दोस्तों, गुप्त काल के दौरान स्थापत्य व वास्तु अपने चरम उत्कर्ष पर था। इस काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरों पर पत्थर एवं ईंटों से किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिरों की सबसे भव्य और महत्वपूर्ण मंदिर देवगढ़ झांसी के पास और भीतरगांव कानपुर में है। इन मंदिरों में रामायण, महाभारत और पुराणों से विषय वस्तु ली गई है। भीतरगांव कानपुर का विष्णु मंदिर ईंटों का बना है और नक्काशीदार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है। ऑप्शन है वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या पतंजलि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य व चंद्र ग्रहण लगता है।
आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, विक्रमादित्य के शासनकाल में ढाले गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है कौड़ी, दिनार, निष्क या पर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिनार। दोस्तों, कुषाणों के बाद गुप्त सबसे महत्वपूर्ण राजवंश था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? ऑप्शन है गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में या इनमें से किसी में नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुप्त काल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण एवं वहां अध्ययन किया? ऑप्शन है वेनसांग, फाइयान, मेगास्थनीज या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेनसांग। दोस्तों, चीनी यात्री वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन 13वीं शताब्दी में इसे छोड़ दिया गया। इसके खंडर वर्तमान बिहार में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन है ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से हैं जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? ऑप्शन है कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी या वराहमिहिर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालिदास। दोस्तों, विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम इस प्रकार है: धन्वंतरी, चपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, गटखरपर, कालिदास, वराहमिहिर और वररुचि। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि सम्मिलित थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? ऑप्शन है उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, इसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त राजवंश का राजा था। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय समस्त गुप्त राजाओं में सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों से संपन्न था। शकों यानी उज्जैन के शासकों पर विजय प्राप्त करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्जैन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? ऑप्शन है पश्चिमी समुद्री तट तक, गुजरात तक, बंगाल की खाड़ी तक या गोवा तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पश्चिमी समुद्री तट तक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख, मधुबनी उत्कीर्ण लेख, सांची गुफा अभिलेख या भारहूत भित्ति चित्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। दोस्तों, समुद्रगुप्त के इतिहास का सबसे मुख्य स्रोत वर्तमान इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में चट्टानों यानी शिलालेखों में एक पर उत्कीर्ण एक शिलालेख है। इस शिलालेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का विवरण दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है मौर्य वंश को, गुप्त काल को,
वर्धन काल को या कुषाण वंश को? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुप्त काल को। दोस्तों, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवकों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन है कौशल, अंग, अवंती या वैशाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवंती। दोस्तों, उज्जैन का राजा उद्योत पीलियाग्रस्त था। उसने सम्राट बिंबिसार से अनुरोध किया कि कुछ दिनों के लिए वे जीवक को उज्जैन भेज दे। औषधि युक्त घी से जीवक ने उन्हें भी स्वस्थ कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। दोस्तों, सुसीम अथवा सुसीम मौर्य सम्राट बिंदुसार का बड़ा पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। वह सम्राट बिंदुसार के उत्तराधिकारियों में से एक था। उत्तराधिकार के युद्ध में 274 से 270 ईसा पूर्व के आसपास सुसीम की हत्या अशोक ने की थी। हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या अंगिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।